धारा को ले जाकर उन आदमियों ने एक चेयर में बांध दिया। वो अभी भी बेहोश थी। आज की मीटिंग खत्म होने के बाद उसने फ़ोन को चेक किया। धारा का नाम देखकर उसने धारा को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। आज ने उसके बाद रंगा को फ़ोन मिलाया, लेकिन रंगा ने फ़ोन नहीं उठाया। आज की भवें अचानक से मिल गईं। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसको उसकी दादी की कॉल आ गई। उसने तुरंत कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से दादी ने कहा, बेटा धरा कहाँ है? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची? दादी की बात सुनकर आज का दिमाग रोलर कोस्टर के जैसे घूमने लगा। दादी आप पूजा शुरू करवाइए। इतना कहकर आज ने फ़ोन को कट कर दिया। उसने तुरंत एक कॉल को मिलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उसकी लोकेशन मुझे बताओ। उसके बाद आज तुरंत वहाँ से निकल गया। वो कार में बैठकर ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर में उसके पास एक मैसेज आया। उसने उस मैसेज को एक नज़र देखा और अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी ही देर बाद आज कार एक सुनसान रोड पर आकर रुकी। आज की नज़र सबसे पहले उस कार पर पड़ी जिसमें धरा आई थी। उस कार की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। आज तुरंत कार से उतर गया। कार से उतरते ही आज की नज़र सबसे पहले रंगा पर गई, जो सड़क के किनारे पर खस्ता हालत पे पड़ा हुआ था। आज जब उसके पास चलकर गया तो उसको रंगा पर लगी सब गोलियों के निशान दिखाई दिए। रंगा बेहोश था। आज ने आसपास देखकर उस जगह का जायजा लिया। तभी आज के आदमी भी वहां पहुंच गए। आज ने उन्हें आर्डर देते हुए कहा, इसकी अभी सांस चल रही है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके बाद वो वापस कार में बैठ गया। उसने एक नंबर डायल किया और कुछ कहकर फ़ोन कट कर दिया। शाम हो चुकी थी। धरा का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। आज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने उसकी वाइफ को किडनैप करने की हिम्मत की। कहाँ है वो एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का हैंडमेड सूट पहना हुआ था? उसने पीछे चलते हुए बॉडीगार्ड से पूछा, सर हमने उसको घर के पीछे वाले हिस्से में रखा है। उस बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। उसके बाद वो आदमी सीधा घर के पीछे वाले हिस्से के अंधेरे कमरे में गया। उसने जाते ही उस कमरे की लाइट जलाई। उस आदमी ने जैसे ही कुर्सी में बंधी धरा को देखा तो उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए उस पर ठहर गई। धरा अभी भी बेहोश थी। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी और उसके खुले रेशमी बाल उसके चेहरे को कवर कर रहे थे। वो आदमी धीरे से चलकर धरा के पास गया और उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर तुम्हें मारने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बस एक गलती है। वो यह है कि तुम उस अक्षराज़्यादा से जुड़ी हुई हो, इसलिए तुम्हें अब इस दुनिया से जाना होगा। उसी वक्त धरा की भी नींद खुलने लगी। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। जैसे ही धरा की आंखें पूरी खुली तो उसने अपने सामने एक लंबे चौड़े रूपवान आदमी को खड़ा हुआ पाया। उस आदमी की गहरी आंखें धरा को ही देख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धरा से पता नहीं कितनी नफरत करता होगा। जैसे ही धरा कुछ बोलने के लिए हिली तो उसको अपने शरीर पर काफ़ी दर्द महसूस हुई। उसने देखा कि वो चारों तरफ से रस्सी से बंधी हुई थी। कौन हो तुम और तुमने मुझे इस तरह से क्यों किडनैप किया है? धरा ने कसमसाते हुए पूछा। मैं कौन हूँ वो तो तुम्हें अपने पति से पूछना चाहिए था, जिसने एक बार भी लबेश ओबरॉय से पंगा लेने से पहले तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि उसकी एक खूबसूरत पत्नी भी है। लबेश ओबरॉय, दरा ने धीरे से कहा। वो अभी भी थोड़े नशे में थी,
लेकिन उसने ये नाम सुनते ही अपने सामने खड़े आदमी को आंखें फाड़े देखा। धरा इस आदमी को अच्छे से जानती थी। ये फेमस इंटरनेशनल सुपरस्टार और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। काफ़ी टाइम से लविस स्टडी से गायब था और अपने बिजनेस को संभाल रहा था। टीवी पर देखने पर और लविस को रियल में देखने पर वो काफ़ी अलग नज़र आता था। काफ़ी टाइम से स्टडी से गायब होने की वजह से उसको किसी ने देखा नहीं था और ना ही उसके बारे में कोई न्यूज़ आई थी। लविस धरा को आंखें फाड़े देख रहा था, लेकिन धरा बिल्कुल शांत थी। उसको इतना शांत देखकर और बिल्कुल डरा हुआ ना देखकर लविस को अब और भी गुस्सा आने लगा था। उसने धरा की कुर्सी पर अपने दोनों हाथ मारते हुए कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो और तुम किस सोच में डूबी हो? धरा लविस की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। लविस धरा की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जम गया। उसने धीरे से कहा, भूख लगी है। धरा ने लविस की बात सुनकर अपनी गर्दन फिर से एक बार हाँ में हिला दी। लविस सीधा खड़ा हो गया। वो धरा को मार देना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वज को भी तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। और वो धरा के बिना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जितना उसने अज के बारे में पता किया था, उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी वाइफ थी। इसलिए वो धरा को अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकता था। लविस ने धरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। उसने बाहर जाकर एक आदमी को ऑर्डर देकर धरा के लिए खाना मंगवाया। अंदर धरा अपने चारों तरफ देख रही थी। वो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। अच्छा, तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, धरा ने मन ही मन कहा। तभी रूम का दरवाज़ा दोबारा खुला और लविस और एक आदमी जिसके हाथ में एक खाने की प्लेट थी, वो अंदर आए। खाना दो इसको, लविस ने उस आदमी को इशारा करते हुए कहा। उस आदमी ने तुरंत लविस के कहने पर वो प्लेट धरा की तरफ बढ़ा दी। धरा ने हैरानी के साथ कहा, हाथ तो खोलो, बिना हाथों के कैसे खाऊंगी? धरा की बात सुनने के बाद लविस ने खुद जाकर धरा के हाथ खोल दिए। हाथ खुलने के बाद धरा ने सबसे पहले अपनी बाजुओं को स्ट्रेच किया और उसके बाद हाथ धोकर लविस के आदमी से खाने की प्लेट ले ली। खाना खाने से पहले धरा ने खाने को देखकर लविस से कहा, कहीं इसमें तुमने जहर तो नहीं मिलाया? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। लविस ने एक चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। धरा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। उसने अपने प्लेट पर पड़े स्वादिष्ट खाने को देखा और उस पर टूट पड़ी। वैसे ही उसको इतनी भूख लगी थी और प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी भूख और दोगुनी हो चुकी थी। धरा को इतना आराम से खाना खाते हुए देख लविस को हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए धरा से कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? क्यों? तुम्हारे में ऐसी क्या बात है जिससे मुझे डरना चाहिए? धरा ने खाना खाते हुए आराम से कहा। लविस ने हैरानी के साथ दोबारा अपने सामने बैठी लड़की को देखा। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो अपनी मौत को इतना नज़दीक पाकर वो डर के मारे पागल हो जाती। तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? लविस बोला, जब मेरी मौत तय होगी मैं तभी मरूंगी। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों से लिखी है तो मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही होगी। अगर नहीं है तो तुम चाह कर भी मुझे नहीं मार सकते।
धारा ने बड़े आराम से कहा, मैं तो तुम्हें मार दूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन क्या तुम्हें आज के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है? उसकी वजह से ही तो तुम इतनी मुसीबत में पड़ी हो। लबिस ने धरा के दोबारा पूछा, गुस्सा हो क्यों? मुझे तो उसके ऊपर फक्र महसूस हो रहा है कि लोग उसको उसकी काबिलियत से तो हरा नहीं पाए, इसलिए उसको नीचे गिराने के लिए इतनी घटिया घटिया चालें चल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ लोग किसी की बराबरी ना कर सके वहाँ लोग उस इंसान को नीचे गिराने में लग जाते हैं। इससे ही पता चलता है कि मेरा हस्बैंड कोई आम इंसान नहीं है। धरा की कही ये बात सुनकर लबिस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लबिस ने जोर से अपनी कुर्सी पर हाथ मारते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस अच्छ को मेरे सामने तारीफ करने की? मैं अपने हस्बैंड की तारीफ नहीं करूँगी तो किसकी तारीफ करूँगी? धरा ने बड़े आराम से कहा, जैसे वो रोज ही हद की तारीफ करती होगी। लबिस को धरा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो धरा से इम्प्रेस भी था। धरा ने खाना खत्म करके कहा, अब हाथ कहाँ धोने हैं? इतना कहकर धरा वहाँ से उठ गई और बाहर चली गई। पहले तो लबिस उसको देखता रहा, उसके बाद उसको ध्यान आया कि उसने तो धरा को किडनैप किया है, तो वो कैसे उसको इतनी ढील दे सकता है। लबिस तुरंत धरा की तरफ दौड़ा। बाहर जाकर उसने देखा कि धरा सिंक के सामने खड़ी होकर अपने हाथ धो रही है। लबिस ने उसको घूर कर देखा तो धरा ने उसको शीशे के जरिए देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ से भाग नहीं रही। मुझे यकीन है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने जरूर आएगा। उसकी बात सुनकर लबिस मुस्कुराया और कहा, उसे इस जगह को ढूंढने में सालों लग जाएंगे, तो तुम उससे इतना डरते हो? इतना दिमाग अगर कुछ और करने में लगाया होता तो आज तुम्हें आज को नीचा नहीं दिखाना पड़ता। धरा ने अपने दोनों हाथ मोड़ते हुए लबिस को स्माइल के साथ कहा, क्या तुम मुझे आज से गया गुजरा हुआ समझती हो? लबिस ने धरा के पास आते हुए कहा, गया गुजरा हुआ समझती हूँ, इसमें समझने की क्या बात है? तुम हो जो आदमी किसी से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को उठा ले, इससे मैं क्या समझूं कि तुम बहुत अच्छे हो। धरा ने लबिस की इतनी बेइज्जती की कि लबिस इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जाकर धरा का छोटा सा चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ लिया और गुस्से से कहा, धरा अचरहज़ादा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सोचना भी मत। एक कड़क गुस्से वाली आवाज़ अचानक से हाल में गूंजी। धरा की नज़र एकदम से लबिस के पीछे खड़े अच पर गई। लबिस ने भी धरा को छोड़कर अपने पीछे खड़े अच को देखा। अच को देखकर उसकी नज़रें अचानक से कठोर हो गईं। धरा की खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागकर अच के पास जाने लगी। उसको इस तरह से भागता हुआ देख अच की आंखें अचानक से छोटी हो गईं। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, आराम से चलो। अच की बात सुनने के बाद धरा को ध्यान आया कि वो तो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने अपनी स्पीड धीमी की और जाकर अच के गले लग गई। उसकी आंखों से अचानक ही आंसू बहने लगे। अच ने भी उसको एक हाथ से कसकर थाम लिया। उनके इस प्यार को देखकर लबिस के अंदर जलन की भावना आ गई। उसको हमेशा ही क्यों अच्छे से कम मिलता है? क्यों इसे कुछ अच्छे से बेहतर नहीं मिल सकता? वो हमेशा ही अच्छे से आगे निकलना चाहता था हर चीज़ में, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कर पाया। और आज जब उसको पता लगा कि अच के पास उसकी दौलत और शोहरत से भी ज़्यादा कुछ और कीमती है,
तो उसको उससे और भी ज़्यादा जलन होने लगी। लविश ने नफरत से अच को देखा और उसके बाद उसकी नज़र धरा पर गई। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी। उसको अब जाकर समझ में आया कि धरा उसको अपनी बातों में उलझा रही थी। उसको उसकी बातों से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसका आज के ऊपर इतना विश्वास करना और उससे इतना प्यार करना लविश को अंदर ही अंदर खाने लगा था। आखिर क्यों इस अच के पास ही सब परफेक्ट चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों इसके पास इतनी लॉयल और प्यार करने वाली बीवी नहीं है जो उसके ऊपर आंख बंद करके भी विश्वास कर सके और जो सिर्फ सिर्फ उसकी ही हो, सिर्फ उसकी। लविश पता नहीं क्यों पर धरा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसने गुस्से से अच से कहा, तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और अच की तरफ पॉइंट कर दी। लेकिन उसके गोली मारने से पहले एक गोली आकर उसके बाजू पर लगी और उसके हाथ से उसकी बंदूक नीचे गिर गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो अच के एक हाथ में बंदूक थी। लविश के बाजू से खून निकलने लगा। उसने अपनी बाजू को पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, अच तुम। अच ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा, मेरी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मेरी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर मैं ये भी भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। इतना कहकर अच वहाँ से धरा का हाथ पकड़कर निकल गया। अच के एक आदमी ने लविश के पास जाकर जमीन पर पड़ी उसकी गन उठा ली। लविश बस उनको वहाँ से जाता हुआ देखता रहा। वो इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था कि अच को कैसे उसकी इस सीक्रेट जगह का पता चला। उधर अच और धरा कार में थे। धरा ने अभी भी कसकर अच को पकड़ा हुआ था। अच उसके बालों को सहला रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसको अच के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो ज़रूर उसको लेने आएगा। कुछ देर बाद धरा ने धीरे से अच से पूछा, अच, लविश के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्यों है? ऐसा भी क्या हुआ जो तुम कट्टर दुश्मन बन गए? अच ने एक कुछ देर धरा के सवालों के बारे में सोचा और कहा, पहले हम काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक बार एक लड़की से लविश को प्यार हो गया और वो पागलों के जैसे उस लड़की को चाहने लगा। पर वो लड़की मुझे पसंद करती थी, इसलिए जब ये बात लविश को पता चली तो कहीं न कहीं उसके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई और ये नफरत तब और ज़्यादा बढ़ गई जब बिजनेस की दुनिया में उससे आगे मैं निकल गया। इतना कहकर अच चुप हो गया, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, एक दिन वो लड़की जानबूझकर मेरे ऑफिस पे आई और आकर मुझ पर टूट पड़ी और उसी वक्त लविश भी वहाँ आ गया और उसने जब ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखा तो उसको यही लगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। उसके बाद हमारी दोस्ती टूट गई और वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। तो तुमने कभी अपनी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की? धरा ने अच से पूछा। जब उसने नहीं की तो मैंने भी नहीं की, अच बोला। धरा ने घूर कर अच को देखा। ये सचमुच काफ़ी नकचढ़ा इंसान था। धरा ने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल आया। धरा ने अपनी तिरछी नज़रों से अच को देखकर कहा, क्या तुम भी उस लड़की को पसंद करते थे? नहीं, अच ने एक सपाट लहजे में कहा। ओह अच्छा, वो लड़की अभी कहाँ है? धरा ने एक बार और अच से पूछा। मुझे नहीं पता, उसे उस दिन के बाद कभी नहीं देखा, अच बोला। तभी अच ने अपनी पॉकेट से एक फ़ोन निकाला और धरा को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा फ़ोन। धरा ने उस फ़ोन को देखते ही तुरंत उसको गले लगा लिया।
मेरा प्यारा फ़ोन कितना अच्छा है ना? धरा ने अच से पूछा। इसमें इतना अच्छा क्या है? अच ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें जलन हो रही है? तुम कैसे फ़ोन से जल सकते हो? धरा ने अच से पूछा और उसके बाद वो पूरे रास्ते उसको परेशान करती रही। अगले हफ्ते धरा सचदेवा मेंशन में थी। दासनी सचदेवा ने उसे डिनर करने बुलाया हुआ था। धरा के दादा संसार सचदेवा भी अब फौरन से आ चुके थे। उन्हें अभी तक धरा की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो घर पहुंचे तो धरा पहले ही वहां थी तो काफ़ी खुश थे। उन्होंने धरा के लिए फौरन से बहुत कुछ लाया था। इतने सारे सामान को देख राज ने चिढ़ते हुए संसार सचदेवा से कहा, इसमें से मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं, संसार सचदेवा बोले। तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, राज ने अपने दादा को घूरते हुए कहा। लेकिन तभी घर के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई। संसार सचदेवा उन गाड़ियों की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर की तरफ चले गए। घर के सब सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो सब भी बाहर की तरफ गए। उन सब के बाहर जाकर देखा तो संसार सचदेवा एक आदमी से बात कर रहे थे। उस आदमी की पीठ उनकी तरफ थी, इसीलिए उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तभी संसार सचदेवा ने उस आदमी से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। उसके बाद वो आदमी पीछे मुड़ा। उसका चेहरा देखते ही धरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बार फिर से लविश से मिलेगी, वो भी अपने ही घर में। लविश भी बिल्कुल वैसा ही सोच रहा था जैसा कि धरा। उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी अपने सामने इस तरह से धरा को देखेगा। तभी राज ने लविश को देखकर कहा, ओ लविश तुम? दीप और दर्शनी भी लविश को जानते थे। वो बचपन से ही अक्सर उनके घर आया करता था। वो भी लविश को देखकर काफ़ी खुश थे। संसार सचदेवा ने लविश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन सबको तो तुम जानते ही हो, लेकिन तुम अभी मेरी प्यारी पोती से नहीं मिले हो। तो यह है मेरी प्यारी पोती धरा। संसार सचदेवा ने धरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। लविश उनकी बात सुनकर शॉक्ड था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर नकली स्माइल लाते हुए कहा, अच्छा तो ये है आपकी पोती? दादाजी ने मुझे इनके बारे में बताया था। इसके बाद लविश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा धरा जी। लविश ने धरा जी पर जोर देते हुए कहा। धरा ने पहले लविश को देखा और फिर उसके हाथ को जो उसने धरा से मिलाने को आगे बढ़ाया था। धरा ने अपनी दोनों बाजू आपस में मोड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हारी बाजू बहुत जल्दी ठीक हो गई है। धरा की बात सुनकर सब हैरान थे और वहीं लविश गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया और धरा को घूर कर देखने लगा। संसार सचदेवा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? दादाजी ये आपके क्या लगते हैं? धरा ने संसार सचदेवा से पूछा। ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त का पोता है, संसार सचदेवा ने प्राउड होकर कहा। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? राज बोला, हाँ, वो हम पहले एक बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक कॉमन पार्टी में। लविश बोला, वो नहीं चाहता था कि धरा के घर वालों को उनकी पहली मुलाकात का सच पता चले। सच में? धरा ने एक साइक्रेटिज्म स्माइल करते हुए कहा। लविश सच में अपने सामने खड़ी इस औरत को मार देना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब चलो खाना खा लेते हैं, वैसे भी खाना ठंडा होने वाला होगा, दासनी सचदेवा ने कहा। लविश ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ आंटी जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक पकवान रखे हुए थे। धरा ने खुश होते हुए कहा, माँ क्या ये सब आपने बनाया है? हाँ,
ये सब तुम्हारे लिए ही है, इसलिए बेझिझक होकर खाओ। दर्शनी सचदेवा बोली, अरे मैं तो ये पूरा का पूरा खाना खा सकती हूँ। धरा ने अपनी फेवरेट डिश उठाते हुए कहा। लविश भी धरा के बगल में ही बैठा हुआ था। उसने धीरे से कहा, जो सिर्फ धरा को ही सुनाई दे, भुक्खड़ कही की। और जैसा उसने सोचा था, धरा को एकदम से उसकी बात सुन ली। धरा ने तिरछी नजरों से लविश की तरफ देखा और अपने दादा की तरफ देखकर पूछा, दादाजी, आजकल शहर में किडनैपिंग के काफ़ी मामले आ गए हैं। ये कहकर वो लविश की तरफ देखने लगी। लविश पहले से उसको घूर रहा था। लविश को वैसे घूरते हुए देखकर धरा ने धीरे से कहा, अरे लविश जी, खाना टेबल पर लगा हुआ है, मेरे चेहरे पर नहीं। ये सुनकर लविश का हैंडसम चेहरा गुस्से से भर गया। वो अब इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, वो अब इसको मार डालेगा। अब तो वो बिल्कुल भी ये लिहाज नहीं करेगा कि ये सचदेवा फैमिली की बेटी है। धरा को उसको ऐसे देखकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और आज उसको इस तरह से देख रहा था जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नज़र पूरे वक्त उनके ऊपर टिकी हुई थी। खाना खत्म होने के बाद धरा ने कहा, मैं गार्डन में वॉक करने जा रही हूँ, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी खाना खाकर वॉक करने की आदत है। लविश ने खड़े होते हुए कहा। राज ने अपनी आंखें एक बार और छोटी हो गईं और वो भी खड़े होते हुए बोला, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी खाना खाकर वॉक करने की आदत है। आज की बात सुनकर उसको सब घूर कर देखने लगे। आज तक तो कभी मैंने तुम्हें खाना खाकर गार्डन में घूमते हुए नहीं देखा, तो तुम्हारी ये सो कोड आदत कब बनी? कुलदीप सचदेवा बोले। आज से ही। इतना कहकर राज अपनी जेब में हाथ डालकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी वो रास्ते आधे रुका और उसने पीछे मुड़ते हुए धरा से कहा, अब तुम आ क्यों नहीं रही हो? उसके बाद वो खुद धरा के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उसको बाहर की तरफ ले जाने लगा। लविश भी फिर उनके पीछे पीछे गार्डन में आ गया। रात तिरछी नजरों से बस लविश को देखे जा रहा था। धरा तारों से भरे आसमान को देखते हुए वॉक कर रही थी। तभी वो एक फूल के पेड़ के पास आकर रुकी। उसे पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे गुलाब लगे हुए थे। वो बस उन्हें ही देखे जा रही थी। उसने उन्हें तोड़ा नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि फूल हमेशा पौधों पर ही अच्छे लगते हैं। हल्की चांद की मध्यम रोशनी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाल हल्के हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अचानक से लविश की नज़र धरा पर गई। उसकी पलकों ने जैसे झपकाना ही भूल दिया हो। उसको देखकर लविश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसको इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि धरा कमाल की है, चाहे दिमाग की बात हो या खूबसूरती की। राज ने जब लविश को धरा को घूरते हुए पाया तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसी टाइम उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसके दादा उसको फ़ोन कर रहे हैं। उसने उनका फ़ोन काट दिया। जैसे ही वो पॉकेट में फ़ोन रखने वाला था, उसका फ़ोन दोबारा से बजा। उसने गुस्से से फ़ोन उठाकर कहा, दादाजी, क्या है? जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, संसार सचदेवा ने आर्डर देते हुए कहा। मैं अभी बिजी हूँ। राज ने इतना ही कहा था कि संसार सचदेवा ने फिर से कहा, अभी के अभी यहाँ आओ, वरना तुम्हारा सीक्रेट रूम वाला सीक्रेट मैं तुम्हारे माँ पापा को बता दूंगा। दादाजी, क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? राज ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे पास बस 8 सेकेंड है, संसार सचदेवा बोले। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। राज अपने पैर पटकते हुए संसार सचदेवा के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही रूम में आया, संसार सचदेवा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया।
आप जो भी ये सब कर रहे हैं वो मुझे सब पता है। आपके दिमाग में इस वक्त जो भी खिचड़ी पक रही है उसको अपने दिमाग तक ही रखिए। राज थोड़ा गुस्से में बोला, खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? तुम किसकी बात कर रहे हो? ज़्यादा भोले मत बनिए। मुझे अच्छे से पता है कि आप लबिस और धरा को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है? संसार सचदेवा अपने बेड पर बैठते हुए बोले। तो तुम्हें तो इसमें मेरा साथ देना चाहिए। संसार सचदेवा ने राज से कहा। साथ देना चाहिए? कभी नहीं। अगर ये पहले हुआ होता तब तो मैं आपका साथ देता, लेकिन अब नहीं। अब धरा आज के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे लगता है कि वो नालायक उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए अगर मेरी बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इसलिए आप भी अपनी बेकार की चालें चलना बंद कीजिए। राज ने संसार सचदेवा को समझाते हुए कहा। राज की पूरी बात सुनने के बाद संसार सचदेवा के मानो होश ही उड़ गए। उन्होंने खुश होते हुए कहा, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? वो आप आज ही आए हैं ना, इसलिए शायद सब आपको बताना ही भूल गए होंगे। भूल गए? इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल सकते हैं? संसार सचदेवा ने गुस्से से बोले। अरे अब आप ये बात भूल जाइए और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। राज इतना कहकर वहाँ से जाने लगा। तभी संसार सचदेवा ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वहीं। आप क्या है दादाजी? राज ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा। लबिस अच्छा लड़का है। राज के दादा ने इतना ही कहा था कि राज ने पीछे मुड़कर अपने दादा की आंखों में देखकर कहा, तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? अगर वो अच्छा है। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि आप ही उससे शादी कर लीजिए। वैसे भी आजकल आप सिंगल हैं और लविश भी काफ़ी अच्छा लड़का है। इतना कहकर राज जल्दी से कमरे से भाग गया। संसार सचदेवा गुस्से में बस उसे वहां से जाते हुए देख रहे थे। उधर नीचे गार्डन में राज के जाने के बाद लविश धीरे से चलकर धरा के पास गया। धरा इस वक्त तारों को निहार रही थी। वो एक बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। लविश जाकर धरा के पास बैठ गया।